हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा अकाउंटिंग थ्योरी का डिस्कशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। ओके, सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम ना ये दोनों टर्म को समझते हैं कि ये दोनों टर्म क्या बताता है। ओके, अभी आप देखो, हम लोगों ने यहाँ सबसे पहला टर्म जो यूज़ किया दैट इज़ कैश बेसिस और दूसरा हमारा एक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसमें कैश का फ्लो हो। ठीक है, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस आउटस्टैंडिंग बेसिस पे होते हैं ना, ये उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। करेक्ट। तो सबसे पहला फीचर जो है इसका कैश बेसिस का मैं बताऊं, transactions are recorded when cash flow takes place. Correct. Example, received interest, paid salary. ओके, सो अनटिल एंड अनलेस कैश का मूवमेंट ना होना, हम लोग इस बेसिस के अंडर में कोई ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे जितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स के पास जाओगे, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, उन लोग ना सारे लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं। या आपके बगल में अगर कोई ग्रॉसरी का शॉप हो तो उन लोग भी बेसिकली देखना कैश बेसिस फॉलो करते हैं, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है कि आज हमारा कैश का इनफ्लो कितना हुआ और कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, वो लोग को उनसे मतलब रहता है। राइट, वो लोग जो भी प्रॉफिट भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। राइट, वो लोग आउटस्टैंडिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि जो रेवेन्यू हम लोगों को कैश में रिसीव नहीं हुआ वो रेवेन्यू नहीं है, जब वो रिसीव होगा उस टाइम उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब एक्रूअल बेसिस जो है ना, ये ठीक इसका ऑपोजिट है। देखो, आई एम यूजिंग रेड इंक। Transactions are recorded as and when as and when occurred। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया रिसीव्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे है इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, अभी इंटरेस्ट अर्न क्या हुआ, अभी सपोज आपने बैंक में एक एफडी किया हुआ है। राइट, बैंक में तुमने एक एफडी किया। अभी देखो, मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं। ये है 1 अप्रैल 2019 और ये है 31 मार्च 2020। करेक्ट। अभी बैंक में आपने इस डेट में एक एफडी किया है। करेक्ट, और ये डेट है 1 अक्टूबर। ठीक है ना। अभी सपोज बैंक के साथ जो हमारा अग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बैंक हम लोगों को जो इंटरेस्ट देगा, ये देखो, से फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखो, दिस इज 30 सितंबर 2020। अभी ये है हमारा ईयर एंड। ठीक है,
ये है हमारा ईयर एंड, और बैंक इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलना है, करेक्ट। अभी ये हमारा ईयर एंड है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम लोगों ने बैंक में एफडी, इस डेट में हम लोगों ने एफडी करवाया, तो सर बैंक में हम लोगों ने एफडी करवाया 1 अक्टूबर 2019 में, हमारा ईयर एंड 31 मार्च हो रहा है, लेकिन बैंक से जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंटरेस्ट जो हम लोग को रिसीव होगा दैट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जैसा कि मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर भी मैंने बताया था, उसी का कंटिन्यूएशन आप बोल सकते हो। आप देखो इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है 30 सितंबर को, राइट, बट हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम लोगों ने इस पीरियड का इंटरेस्ट तो यहाँ अर्न किया है। आप देखो ये जो पीरियड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, बोलो क्या ये पीरियड 6 मंथ का है? ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि एफडी जो है आपका वो है ₹2 लाख का @ 10% पर एनम, ओके। सो अभी आप देखो इस 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ओके। सो आंसर इज 10,000, ठीक है ना। और फिर से आप देखो ये जो पीरियड है, ये ब्लू लाइन, इस पीरियड का बोलो क्या ये भी पीरियड पे सेम वर्किंग इज इक्वल्स टू 10,000 है, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो एट ए टाइम इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे होगा। अभी आप देखो रिसीव, तो कैश बेसिस ये बताता है कि आप इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री यहाँ पे करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है 20,000, टोटल 20,000 रिसीव्ड हो रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, ये जो 10,000 है ये आपका इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड बट नॉट ड्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब ईयर एंड होते होते जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, ये देखो इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो पीरियोडिक बेसिस पे, ठीक है। तो 31 मार्च तक आपने इंटरेस्ट कितना अर्न कर लिया है, ठीक है, ड्यू नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, इंटरेस्ट अक्रूड और ड्यू में एक टेक्निकल डिफरेंस है। हाँ, हम लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि एज पर द टर्म, जब तक आपका पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हो जाता है ना, तब तक आप इंटरेस्ट को बुक नहीं कर सकते हो। यानी कि इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट पे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हो रहा है, देखो आप, लेकिन 31 मार्च तक आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, मतलब उस 6 महीने पे भी आपका अधिकार हो चुका है, ठीक है, आपका राइट जो है वो आ चुका है उस 6 मंथ के इंटरेस्ट पे। तो आप उसको इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू के हिसाब से बुक करोगे। और यहाँ पे जब आपको इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो 30 सितंबर पे आपको 20,000 का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट दिखा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बाद बाकी इंटरेस्ट 6 मंथ का आप इस पीरियड में दिखाओगे, क्योंकि ये अलग अकाउंटिंग पीरियड हुआ 31 मार्च 2020 तक, और उसके बाद ये अलग अकाउंटिंग पीरियड हुआ, राइट। तो इस अकाउंटिंग पीरियड तक आप 6 मंथ का इंटरेस्ट दिखाओगे, दैट इज 10,000 इवन इफ यू हैव नॉट रिसीव द पेमेंट। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है। कैश बेसिस पे अगर मैं इंटरेस्ट को रिसीव करना चाहूँ ना, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करना चाहूँ, तो मैं 30 सितंबर में डायरेक्ट इंटरेस्ट का एंट्री करूंगा 20,000 रुपीज़ का, क्योंकि कैश बेसिस ये फॉलो करता है कि इस पीरियड में तो हमारा कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं है हम लोगों के हाथ में, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस कैश के इनफ्लो आउटफ्लो पे ध्यान नहीं देता, वो ये देखता है कि आपने इंटरेस्ट अर्न किया या नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस पे हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। अभी आप देखो मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूं। अच्छा, अगर मैं पेमेंट की बात करूं, अभी देखो फिर से मैंने एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, ये देखो एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। फिर से सेम 1 अप्रैल 2019 एंड दिस इज 31 मार्च 2020, करेक्ट। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, बोलो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, अभी आप देखो
ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, ओके, दिस इज अकाउंटिंग पीरियड 19 से 20 तक, करेक्ट। अब ये 12 मंथ का पीरियड है, राइट, 12 मंथ का पीरियड है। अभी आपके बिजनेस में बहुत सारे वर्कर्स भी एंगेज्ड होंगे जिनको आप मंथली सैलरी पेमेंट करते हो। सपोज सैलरी ऑफ वर्कर इज 10,000 रुपीज, 10,000 पर मंथ, करेक्ट। तो अभी आप बताओ, देयरफॉर टोटल सैलरी फॉर ईयर 1920 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 10,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1,20,000, करेक्ट। अभी देखो, सर्विसेज आपने उस वर्कर से पूरा लिया, पूरा 12 मंथ का सर्विसेज आपने उससे लिया, बट अब मैं बोल रहा हूं, ये देखो, ये जो 120 है, देखो सैलरी, अभी आप देखो, एंड स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सपेंसेस को कब बुक करते हैं, जब आप उससे सर्विसेज ले लेते हो, करेक्ट। तो अभी आप देखो, हम लोगों ने उससे सर्विसेज लिया, सर्विसेज रिसीव्ड 12 मंथ का, करेक्ट, बट हम लोगों ने उसको पे किया 10 मंथ का, ठीक है ना। अभी मैं रेड इंक यूज कर रहा हूं। अभी आप देखो, ये जो पोर्शन है ना, दिस इज 31 जनवरी 2020, करेक्ट। ये जो पीरियड है, ये आप रेड वाला शेड देखना, इतना सैलरी हम लोगों ने पे कर दिया है, यानी कि सर ये 10 मंथ हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ, हम लोगों ने इस पीरियड का 10 मंथ का सैलरी कितना पेमेंट किया, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख। और ये जो पोर्शन है ना, अभी आप देखो, ये पोर्शन, ये जो 2 मंथ है, ठीक है, ये जो 2 मंथ का है, यहां सैलरी इज ड्यू, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां 10 मंथ का सैलरी पेड। Although we have received services from the workers, they have worked for us for the whole 12 months in the year, but we have paid them 10 months salary. So now the question is कि कैश बेसिस क्या बोलता है। कैश बेसिस ये बोलता है कि जब तक पेमेंट ना हो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे, और जब तक रिसीव्ड ना हो कैश आप इनकम बुक नहीं करोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सैलरी पे किया है 10 मंथ का, यानी 1 लाख। तो यू नो, यहाँ पे कैश बेसिस, ये देखो, कैश बेसिस पे अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तो द आंसर विल बी 1 लाख। और अगर मैं सैलरी को, आई मीन सैलरी एक्सपेंस को अक्रूअल बेसिस के हिसाब से बुक करना चाहूँ, तो अक्रूअल बेसिस बोलता है कि आपने बेनिफिट कितना मंथ का लिया है। अगर आपने सर्विसेज रिसीव कर लिया है 12 मंथ का, तो यू मस्ट बुक एक्सपेंस फॉर द होल पीरियड, दैट इज फॉर 12 मंथ्स, राइट। तो यहां पे सैलरी पूरा 12 मंथ का, दैट इज 10,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1,20,000। ये होगा एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल डेफिनेशन वाइज मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, मैं जस्ट आपसे साथ चर्चा कर रहा हूं कि किस तरह से सैलरी या आई मीन कोई भी इनकम या एक्सपेंस कुछ भी होता है, वो किस तरह से कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। तो द कंक्लूजन इज, कैश बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब उस पर कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। एक्सपेंस आप तब रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश पे कर देते हो, और इनकम्स तब रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास कैश का इनफ्लो आ जाता है, करेक्ट। तो आई होप ये सेकेंड स्लाइड हमारा क्लियर है, ठीक है ना।
अभी देखो, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर मैं बात करूं कि सर ऑफिशियली डिफरेंस बिटवीन क्या होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे, तो अभी आप देखो, कैश बेसिस एंड दिस इज अक्रूवल बेसिस, करेक्ट। तो द फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, अभी आप खुद से रिलेट कर पाओगे, बना पाओगे। अभी आप देखो, इनकम्स आर recorded when cash is received, ठीक है। अभी बताओ, आप यहां पे इनकम कब रिकॉर्ड करते हो? सर इनकम्स आर recorded when services are given or गुड्स आर सोल्ड, राइट। अगर मैं सेल ऑफ गुड्स का एग्जांपल लूँ, तो द मोमेंट जब आपने गुड्स को सेल किया, ठीक है ना, उस टाइम पे आप इनकम बुक करते हो। यस, देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी, जो कि मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले वीडियो में बताया था कि आप इनकम बुक कर सकते हो अगर उसका कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाता है। तो एक्रूअल बेसिस बेसिकली ये बोलता है कि वंस गुड्स आर सोल्ड, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सारा ट्रांसफ़र हो चुका है, और कोई अनसर्टेनिटी अगर नहीं है तो भले आपका कैश ना भी रिसीव हुआ हो, आप इनकम बुक कर सकते हो, राइट। अभी सेकेंड पॉइंट देखो, expenses are recorded when cash is paid, ठीक है ना। जिस मोमेंट में आपने कैश पेमेंट किया, इवन इफ दैट पेमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, आप उसको करेंट अकाउंटिंग पीरियड में उस आउटफ्लो को एज एन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करते हो अंडर कैश बेसिस। बट एक्रूअल बेसिस बोलता है expenses are recorded when accrued। जिस मोमेंट में भी आपने सर्विसेज ले लिया और वो एक्सपेंस ड्यू हो गया ना, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, करेक्ट। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमारा अकाउंट्स किस बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो आंसर इज, ये जो कैश बेसिस है ना, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, ठीक है। हम लोग जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसका एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने अकाउंट जो भी प्रिपेयर किया है वो अक्रूवल बेसिस पे किया है, ठीक है। मैं आपको आपके साथ आगे के बहुत सारे वीडियोस में शेयर करूंगा कि कुछ हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जिसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्रूवल बेसिस या एक्रूवल कंसेप्ट। तो हम लोग वेन एवर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि वी टर्म एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, तो इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एक्रूवल बेसिस, ओके। तो यहाँ पे
it is recognized system for preparation of financial statements. सो होप आपको ये समझ आया होगा. स्टिल आपका अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ.